हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके सूत्र 93 में। और ये सामान्य अध्ययन का आपका 5वां सेट है। इसमें आपको 20 महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे और इसके साथ आपको बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जिससे आपकी परीक्षा में क्वेश्चंस बन सकते हैं या फिर बनते हैं। ठीक है, वनडे एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वीडियोस को लास्ट तक देखें, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज का अपना पहला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन देखिए, 1126 में, 1206 ईस्वी में, 1296 ईस्वी में या फिर 1308 ईस्वी में। तो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल प्रारंभ हुआ था 1206 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगर पूछ लेता है दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 से कब तक चला था, तो 1526 तक जो है चला था 1206 से, याद रखिएगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लीजिए, जैसे कि दिल्ली सल्तनत का अगर वास्तविक संस्थापक पूछता है तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक थे और इसका शासनकाल 1526 तक चला था, यानी कि दिल्ली सल्तनत का। इस पर 5 वंशों ने शासन किया था, जिसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश हैं। अगर पूछ लेता है कि इन 5 वंशों में दिल्ली सल्तनत में किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, तो तुगलक वंश ने। किस वंश ने? तुगलक वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था, 96 वर्षों तक। ठीक है, 94 वर्षों तक, 94 वर्षों तक जो है तुगलक वंश ने शासन किया था। और इन वंशों के संस्थापक देख लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है आपके। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, 1206 से 1290 तक गुलाम वंश चला था। खिलजी वंश के संस्थापक जलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी थे और ये वंश चला था 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश मोहम्मद तुगलक इसके संस्थापक थे और 1320 से लेकर 1414 यानी कि 94 वर्षों तक इसका शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिरज खां, इसका शासनकाल चला था 1414 से लेकर 1451 तक। इसके बाद लोदी वंश का शासनकाल आया और इसका शासनकाल के जो संस्थापक थे लोदी वंश के वो थे बहलोल लोदी और इसका शासनकाल चला 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना या फिर गोदावरी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गोदावरी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए, जैसे कि गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल था वो पूछा जा सकता है आपसे। तो ये पश्चिमी घाट के त्रयंबक पहाड़ी से हुआ था गोदावरी नदी का उद्गम। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती हैं और अंततः कहाँ पर मिल जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती हैं। भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, अगर पूछ लेता है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी, तो ये कौन सी है? गोदावरी नदी जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगर भारत की सबसे लंबी नदी पूछता है तो ये गंगा है और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर। गंगा की प्रधान शाखा याद रखिए भागीरथी है और गंगा का उद्गम जो है गढ़वाल के गोमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से ये निकलती हैं। ये कहाँ, किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र जो है ये भारत की सबसे चौड़ी नदी है, याद रखिए, सबसे चौड़ी नदी अगर आ जाता है आपके पेपर में तो ब्रह्मपुत्र है। यमुना नदी की बात आती है तो यमुना नदी भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हजारों झीलों की भूमि किसे कहते हैं? ऑप्शन देख लीजिए, थाईलैंड, फिनलैंड, जापान या फिर यूके। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक है और इसे सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक की अगर हम बात करें तो गरुड़ जो है थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है और इसकी मुद्रा थाई बात है और ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? एशिया महाद्वीप में स्थित है। फिनलैंड, इसकी राजधानी है हेलसिंकी और इसकी मुद्रा है यूरो। यूरोप महाद्वीप में ये स्थित है। जापान देख लीजिए, इसकी राजधानी है टोक्यो और इसे उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। जापान की मुद्रा की बात करेंगे तो जापान की मुद्रा जापानी येन है और ये जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। यूके जो है इसकी राजधानी है लंदन और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 12,000 किलोमीटर, 13,600 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर या फिर 18,800 किलोमीटर? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 15,200 किलोमीटर। भारत के तटीय भाग की अगर कुल लंबाई की बात करते हैं तो भारत के तटीय भाग की कुल लंबाई है 7,516.5 किलोमीटर। और भारत में प्रेजेंट टाइम पे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको आपको याद रख लेना है। जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी है श्रीनगर, लद्दाख जिसकी राजधानी है लेह, चंडीगढ़ इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, दिल्ली जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, पांचवा है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, इसकी राजधानी है दमन, पुंडचेरी इसकी राजधानी पुंडचेरी है या फिर पांडिचेरी भी कहा जाता है, लक्षद्वीप इसकी राजधानी है कवरत्ती, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जिसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो इनको आठों को आपको याद रखना है। केंद्र शासित प्रदेश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? बृहस्पति, पृथ्वी, शुक्र या फिर अरुण, जिसे यूरेनस भी कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अरुण। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, जैसे कि सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 8 ग्रह हैं सौर मंडल में। सूर्य से इनकी दूरी के हिसाब से ये लिखे गए हैं। बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। इसके बाद आता है शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ये सूर्य से इनकी दूरी के हिसाब से लिखे गए हैं। सबसे छोटा ग्रह अगर हम बात करेंगे तो बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, और पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी इरविन समझौता ये किस वर्ष में हुआ था? ऑप्शन देख लीजिए, 1928 में, 1930 में, 1931 में या फिर 1942 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। लॉर्ड इरविन की बात करेंगे तो 1926 से लेकर 1931 तक ये भारत के गवर्नर जनरल थे और वायसराय भी थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 7 मार्च 1931 को हुआ था, और इससे पहले गांधी जी और तत्कालीन वायसराय जो थे लॉर्ड इरविन, इनके मध्य 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था। कौन समझौता? गांधी इरविन समझौता। इसमें यह तय हुआ था कि कानून तोड़ने की कार्यवाही बंद कर दी जाएगी, ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार बंद किया जाएगा, पुलिस के कारनामों की जांच नहीं होगी, आंदोलन के समय बने अध्यादेश जो है ये वापस ले लिए जाएंगे, सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ दिया जाएगा, जुर्माने वसूल नहीं किए जाएंगे, जब्त अंचल प्रणाली जो संपत्ति थी उसको वापस कर दिया जाएगा, और इसके साथ ही असहयोग करने वाले सरकारी कर्मचारियों के साथ उदारता बरती जाएगी, नमक कानून में ढील दी जाएगी। ठीक है, तो ये सब जो है इसमें समझौते हुए थे, इनको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है? श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान और या फिर चीन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन। चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रख लीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो विश्व का सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है। चीन जो है 5वें नंबर पे है सबसे बड़े देशों की क्षेत्रफल की दृष्टि से, और भारत जो है 7वें नंबर का देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो चीन जो है पहले नंबर पर है और भारत जो है दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ और पॉइंट्स भी हैं। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा की अगर हम बात करते हैं तो मैकमोहन रेखा है, और इस रेखा का निर्धारण हुआ था 27 अप्रैल 1914 को शिमला में। भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं, 7 इसमें स्थलीय हैं और 2 जलीय हैं। 7 स्थलीय और 2 जलीय आपके देश यहाँ पर देख लीजिए। श्रीलंका, कोलंबो ये जो है जलीय देश हैं, और ये जो 7 देश हैं ये स्थलीय देश हैं। ठीक है, स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, और 3 देश इनमें जो है स्थलीय और जल जो है दोनों सीमाओं से लगे हुए हैं। ये कौन कौन से देश हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान और इसके बाद आपका म्यांमार। ये 3 देश आपका जल
और स्थल दोनों से लगे हुए देश हैं। बांग्लादेश की राजधानी की बात करेंगे तो ढाका है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, चीन की राजधानी है बीजिंग, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, भूटान की राजधानी है थिम्पू, म्यांमार की राजधानी नैप्दिया है और श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, मालदीव की राजधानी है माले। तो इन सबको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन जिसे डीआरडीओ भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1928 में, 1942 में, 1958 में या फिर 1962 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना जो है ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी और वर्तमान समय में अगर हम बात करें डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जो है वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। रक्षा विकास संगठन डीएसओ के साथ भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान टीडीईएस तथा तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय डीटीडीपी के संयोजक से डीआरडीओ की स्थापना की। डीआरडीओ अत्याधुनिक और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों और प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल कर भारत की तीनों सेनाओं को सशक्त बनाने की दिशा में अत्याधुनिक हथियार प्रणाली और उपकरण जो है मुहैया कराता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस सन में हुआ था? 1526 में, 1556 में, 1761 में या फिर 1826 में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 1556 में। कुछ पॉइंट्स याद रख लीजिए, जैसे कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये अकबर की सेना और हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 को हुआ था और इसमें किसकी विजय हुई थी? तो अकबर की विजय हुई थी। पानीपत के पहले युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था अप्रैल 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें किसकी विजय हुई थी? बाबर की विजय हुई थी और इस युद्ध में विजय के बाद जो है बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। पानीपत के तीसरे युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये 14 जनवरी 1761 को हुआ था मराठा साम्राज्य और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ठीक है, इसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी। तो ये तीनों पानीपत के युद्ध याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जमीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश या फिर अस्त्र? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए पृथ्वी। पृथ्वी की मारक क्षमता की बात करें तो 250 किलोमीटर तक है इसकी मारक क्षमता। पृथ्वी का जो प्रथम परीक्षण हुआ था ये हुआ था 25 फरवरी 1988 को। कहां पर हुआ था? चांदीपुर अंतरिम प्रशिक्षण केंद्र में इसका पहला परीक्षण किया गया था। त्रिशूल की अगर हम बात करेंगे तो इसकी मारक क्षमता है 9 किलोमीटर और ये जमीन से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। इसका पहला सफल परीक्षण हुआ था 5 जून 1989 को। आकाश की अगर हम बात करेंगे तो 25 किलोमीटर मारक क्षमता है इसकी, जमीन से हवा में मार करता है ये और बहुलक्ष्यीय प्रक्षेपास्त्र है। आकाश का पहला सफल परीक्षण जो किया गया था ये किया गया था 14 अगस्त 1990 को चांदीपुर से। अस्त्र जो है ये भारत का पहला हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपास्त्र है। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 4:3, 3:2, 1:3 या फिर 4:5? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, 3:2। अगर हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज की तो तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है और इसके निर्माता कौन है? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता हैं। तिरंगे के बीच जो है एक चक्र होता है जिसमें नीले रंग की 24 तीलियां होती हैं, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट पॉइंट्स देखिए, राष्ट्रीय ध्वज का जो प्रारूप था इसको भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? ये क्वेश्चन आपका बहुत बनता है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था और आम लोगों को इसे फहराने की अनुमति कब प्रदान की गई थी? तो 26 जनवरी 2002 को इसको प्रदान की गई थी। भारत के झंडा गीत की अगर हम बात करेंगे तो विजय विश्व तिरंगा प्यारा भारत का झंडा गीत है और इसके रचनाकार हैं श्याम लाल गुप्त पार्षद। ठीक है, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित की गई? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 81? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 343। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। यह संविधान के भाग 17 में है, और अगर पूछ लेता है संविधान में कुल कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता दी गई थी? तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अगर पूछता है संविधान में जो है कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है अभी तक, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और अगर मूल संविधान में पूछ लेता है तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो मूल संविधान में भाषाओं की संख्या जो है 14 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड माउंटबेटन या फिर सी.वी. रमन? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन की अगर हम बात करेंगे तो ये 1947 से 1948 तक भारत में गवर्नर जनरल थे। और चार्टर एक्ट 1833 की अगर हम बात करें तो बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते थे, इसका पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा किया गया था। भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? तो विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था अगर क्वेश्चन आ जाता है, तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे। और इनका शासनकाल जो कब तक था? 1948 से 1950 तक इनका शासनकाल था। वर्ष 1950 में क्या किया गया कि गवर्नर जनरल का जो पद था इसको अस्थायी रूप से समाप्त कर दिया गया। इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1998 में अर्थशास्त्र के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, सी.वी. रमन या फिर अमर्त्य सेन को? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, अमर्त्य सेन। इसके बाद नोबेल पुरस्कार जो है किसकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है, किसकी स्मृति में? तो स्वीडन के रसायनविद हैं अल्फ्रेड नोबल, इनकी पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है ये पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अगर पूछ लेता है किस वर्ष में हुई थी, तो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और यह पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन और ओस्ले नॉर्वे में दिया जाता है। अगर पूछ लेता है नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? अर्थशास्त्र, चिकित्सा, साहित्य या फिर भौतिकी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, साहित्य के क्षेत्र में भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। साहित्य के क्षेत्र में जो है 1913 में भारत को रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली अगर प्रथम भारतीय महिला पूछ लेता है तो मदर टेरेसा थी। 1979 में जो है शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? आलू, मसाला, पेट्रोलियम या फिर गेहूं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पेट्रोलियम से कृष्ण क्रांति का संबंध है। अगर आलू का संबंध पूछता है तो ये इसका संबंध है गोल क्रांति से। किस क्रांति से? गोल क्रांति से आलू का संबंध है। और मसाला का संबंध जो है बादामी क्रांति से है। और गेहूं का संबंध जो है हरित क्रांति से है। इसको याद रखिएगा। कुछ क्रांतियां और हैं, इनका भी नाम याद रखिए। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। तो इनको आप याद रखिए, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस शहर को भारत का बगीचा कहा जाता है? कपूरथला, श्रीनगर, बंगलुरु या फिर मुंबई? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, बंगलुरु को भारत का बगीचा कहा जाता है। कपूरथला की अगर हम बात करेंगे तो इसे बगीचों का शहर कहा जाता है। श्रीनगर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। और मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर कर्नाटक? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल।
केरल की बात करेंगे तो कथकली यहाँ का प्रमुख नृत्य है। तमिलनाडु में का प्रमुख नृत्य भरतनाट्यम है। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य है ओडिसी घुमरा। और कर्नाटक का यक्षगान प्रमुख नृत्य है। तो इनको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो सिंधु घाटी स्थल धौलावीरा किस राज्य में स्थित है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, गुजरात राज्य में स्थित है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए, जैसे कि धौलावीरा ये गुजरात के कच्छ जिले की भचाऊ तालुका में स्थित पुरातात्विक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की अगर हम बात करें तो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। अंग्रेजी, मंदारिन, हिंदी या फिर उर्दू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मंदारिन, जो कि चीनी भाषा है। चीन की राजधानी की अगर हम बात करेंगे तो बीजिंग जो है चीन की राजधानी है। और चीन की सीमाएं कितने देशों से लगती है, इसको याद रखिएगा, 14 देशों से चीन की सीमाएं लगती हैं। भारत जिसकी राजधानी है नई दिल्ली, पाकिस्तान जिसकी राजधानी है इस्लामाबाद, अफगानिस्तान जिसकी राजधानी है काबुल, ताजिकिस्तान जिसकी राजधानी है दुशानबे, किर्गिस्तान जिसकी राजधानी है बिश्केक, कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, मंगोलिया इसकी राजधानी है उलान बटोर, रूस की राजधानी है मॉस्को, उत्तरी कोरिया इसकी राजधानी है प्योंगयांग और वियतनाम इसकी राजधानी है हनोई, लाओस इसकी राजधानी है वियंतियन, म्यांमार इसकी राजधानी है नैप्दिया, नेपाल इसकी राजधानी है काठमांडू और भूटान इसकी राजधानी है थिम्पू। तो ये 14 देश जो है ये चीन की सीमाओं से लगते हैं, तो इनको याद रखिए। और आज कमेंट कर बताइए कि आज आपने 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जैसे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचा दी जाए।